लगा देते हैं नीचे एक चिन्ह, इसे हम बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं? हलंत। हलंत यानी इसका मतलब है कि ये जो वर्ण है इसके अंदर स्वर नहीं है, ये केवल व्यंजन है। अब ऐसे ही उसको हम एक सामान्य भाषा में बोलते हैं आधा, आधा है ये, तो यहाँ रह आधा है। अब ये जो रह आधा है आपने देखा होगा बाकी जितने भी आधे होते हैं वो सब नीचे ही रहते हैं, लेकिन ये जो रह आधा होता है ना, ये रह ऊपर चला जाता है। ये क्यों चला जाता है और कहाँ लगता है, इसका नियम क्या है वो थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि अब आप 9th में आ गए हैं, भाषाई गंभीरता आपको समझनी चाहिए। संस्कृत में कुछ नियम बनाए गए, ऐसे ही नियम के रूप में न्याय बनाए गए। एक न्याय बनाया, न्याय मतलब कुछ रूल फिक्स कर दिए गए। उस न्याय में बताया गया कि जलपक तुम्बि न्यायेन रेफस्य ऊर्ध्व गमनम, इसको र को रेफ बोलते, रेफ, रेफ यानी र जो है आधा र, वो जैसे जल में तुम्बी तैर करके ऊपर आ जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि कोई बॉल होगी, फुटबॉल जैसी है, आप उसको पानी के अंदर लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, आप पानी के अंदर छोड़ेंगे तो वो तैर के ऊपर आ जाएगी। ऐसे ही यदि आधा रह होगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ये जो सब हम हिंदी में लिखते टाइम जो सिरोरेखा खींचते हैं इसके ऊपर चला जाएगा और लगेगा कहाँ, इससे आगे वाले के ऊपर। और जब बोला जाता है, इसीलिए ये पहले बोला जाता है, हम बोल रहे निर्दोष, हाँ हम बोल रहे निर्दोष, निर्दोष इस तरह बोल रहे। क्यों? जबकि ये तो उसके ऊपर लगा है। ऊपर इसलिए लगा है कि नियम ये है कि आधा है और आधा लगेगा कहाँ, ऊपर लगेगा। कहाँ लगेगा? जो इसके बाद वाला वर्ण है उसके ऊपर लगेगा, इसलिए इस तरह से लिखा जाता है निर्दोष। अब दूसरा मैं आपको बताता हूं, जैसे दूसरा एक उपसर्ग है निश प्लस काम, और उससे बन गया निष्काम। ये यहां भी निश है, सड़क वाला से है, वहां मैंने षटकोण वाला लिखा है, वो से श में बदल गया। संधि का नियम है, वो मैं बड़ा है, मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा यदि संधि कभी पढ़ाएंगे तो। इस तरह से संस्कृत के उपसर्गों से नए नए शब्दों का निर्माण करना है। मैं आपको वर्कशीट दूंगा, उसके आधार पर आप इन उपसर्गों का निर्माण संस्कृत के शब्दों के साथ करेंगे। ये बता दूं, ये उपसर्ग संस्कृत के हैं, आप ये मत सोचिएगा कि हम संस्कृत पढ़ने लग गए हैं। ये उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए हैं, लेकिन ये काम अब हिंदी में कर रहे हैं। अब हिंदी में काम करने से मतलब क्या है, आपने एक कई जगह पर पढ़ा होगा तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम, तत्सम मतलब उसके समान, उसके समान यानी वो शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों हिंदी में ले लिए जाते हैं वो तत्सम शब्द है। इस तरह के शब्दों का निर्माण करने के लिए संस्कृत के उपसर्गों का उपयोग हम करते हैं। अब दूसरे उपसर्ग ले लेते हैं। दूसरे उपसर्ग है हमारे पास हिंदी के। मैंने आपको शुरू करने से पहले ही बताया था कि हिंदी में और विदेशी भाषाओं में हमारे पास बहुत सारे उपसर्ग हैं, जिनमें से कुछ कुछ मैं आपको बता देता हूं। अ, भाव बन गया अभाव, अहित बन गया अहित। ये ए जो है ये नकारात्मक अर्थ में है, नहीं के अर्थ में है। हित नहीं होना अहित, भाव नहीं होना अभाव। दूसरा है अन, न पूरा है, हलंत नहीं है, अन पढ़, और शब्द बन गया अनपढ़। अनजान, और शब्द बन गया अनजान। अन प्लस देखा, शब्द बन गया अनदेखा। इस तरह से बहुत सारे शब्द आप इस तरह बना लेंगे ए और अन से। दूसरा और आगे चलते हैं, कुछ कुछ और शब्द दिखा देता हूं मैं आपको। अध, अध, अध से आप बना दोगे अधमरा,
क कैसे बन गया कपूत, स से बन गया सपूत, चौ चौराहा, ती तिराहा, दू दुमुहा, इस तरह से। और बहुत सारे और शब्द हैं, बहुत सारे और उपसर्ग हैं जिनसे नए नए शब्दों का निर्माण होता है। ये शब्द भी मैं आपको वर्कशीट में भेज दूंगा। कुल मिला के बात वही है, प्रश्न उसी तरह से पूछे जाएंगे कि उपसर्ग ये है और इस उपसर्ग के साथ ये शब्द जुड़ा, यहाँ पर जैसे अध के साथ मरा जुड़ा और अधमरा, क के साथ पूत जुड़ा और कपूत, उसी के विपरीत अर्थ में स उपसर्ग लगा और पूत के साथ स जुड़ा तो सपूत बन गया। राह है और राह के साथ चार, चौ मतलब चार का भाव है तो चार रहा तो चौराहा, ती मतलब तीन, दू मतलब दो, तो इस तरह से तिराहा, दुमुहा, इस तरह से ये शब्द नए नए बनते गए हमारे पास। आगे जो और एक तीसरा भेद हमारे पास बचता है वो बचता है विदेशी भाषा। अब ये विदेशी भाषाएं कौन कौन सी हैं जिसके शब्द हमारे पास यहां आ गए हैं? उर्दू, फारसी, आपको आश्चर्य होगा अंग्रेजी जैसी भाषाओं के उपसर्ग भी हम अपनी हिंदी में काम में लेते हैं। क्यों हुए ऐसा? भारत के इतिहास को अगर आप उठा के देखेंगे तो बाहर से जितने भी आक्रांत आए, आक्रमणकारी आए, भारत पर उन्होंने अपना अधिकार किया। जब वो आए तो अपनी संस्कृति भी अपने साथ लाए और अपनी भाषा भी साथ में लाए और यहाँ के लोगों तक वो भाषा प्रचलित और प्रसारित हुई और वो हमारी हिंदी के अंदर समाहित हो गई। इस प्रकार से हिंदी भाषा में विदेशी शब्द आ गए। विदेशी शब्द आए तो विदेशी शब्दों के साथ उनके उपसर्ग और विदेशी भाषाओं के प्रत्यय भी आ गए। मैंने पहले बताया हिंदी भाषा बहुत लचीली है, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, वो कठोर नहीं है, वो दूसरी भाषाओं के शब्दों को स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं रखती है। अब कुछ आपको किस तरह के विदेशी भाषाओं के उपसर्ग हैं वो मैं बता देता हूं आपको। जैसे है अल, अल से आप शब्द बनाएंगे अलविदा, अलबेला। दूसरा उपसर्ग है ऐन, ऐन वक्त। तीसरा है कम, कमतर, कमजोर। खुश, खुशकिस्मत। यहीं पर जोड़ दीजिए बद, बदकिस्मत, बदनाम, बदकार। और भी आपको उपसर्ग मिल जाएंगे। बे, बे, बे से हम बना सकते हैं बेईमान, बेकार। एक अक्सर आप बोलते हो ना, बे मतलब नहीं के अर्थ में आता है, नहीं। बेकार, कार मतलब कार्य का, काम का, और बे मतलब नहीं, जो काम का नहीं हो वो बेकार। बेईमान, ईमान जिसका नहीं हो वो बेईमान। अब मैं आपको ये अर्थ क्यों बता रहा हूं, अक्सर आपने देखा होगा हम बोलते हैं बेफालतू। क्या बोलते हैं? बेफालतू। ये मुझे बेफालतू में तंग कर रहा है।
अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बे का मतलब होता है नहीं, और फालतू का मतलब क्या होता है? फालतू मतलब जो जरूरी नहीं है, एक्स्ट्रा, बेकार, निरर्थक। और बे मतलब नहीं, यानी कि फालतू में नहीं, यानी जरूरी तंग कर रहा है। हम उल्टे अर्थ में बोलते हैं इसको, या हमको ये बोलना चाहिए फालतू में परेशान कर रहा है, जबकि हम क्या बोलते हैं? बेफालतू में। गलत प्रचलन में आ गया है, तो बे उपसर्ग के साथ इस तरह बना सकते हैं। दूसरा उपसर्ग देखेंगे बा, बाकायदा, बाइज्जत, लाइलाज, दरअसल, है ना, नाकाम, नालायक, सरकार, सरपंच, हम सफर, हमराज, और हर दम, हर वक्त। ये इस तरह से एक लंबी चौड़ी सूची है उपसर्गों की, जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। लंबी चौड़ी सूची है जो हमारे हिंदी के हैं। और कुल मिला के फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं, 22 उपसर्ग हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं। इनकी एक वर्कशीट मैं आपको भेजूंगा। आशा करता हूं ये जो उपसर्ग का टॉपिक मैंने आपको बताया, ये आपको काम आएगा, परीक्षा में आपको 2 अंक दिलाएगा। फिर से आपको बता देता हूं कि यदि आपको इसके संबंध में कोई भी डाउट हो, यदि आप किसी तरह से कुछ मुझसे इंटरेक्शन करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे फोन कर सकते हैं या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। इसके साथ ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। 1-2 दिन में जैसे ही मुझे समय मिलता है, मैं आपको वर्कशीट बना करके भेजूंगा, और वो वर्कशीट आप अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे और अपने विषय अध्यापकों से उसकी जांच करवाएंगे, चेक करवाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको निर्देशित करना चाहूंगा और आपके अभिभावकों से निवेदन करना चाहूंगा कि वो आपको निरंतर पढ़ाई की ओर अग्रसर रखें। हमारा ये पढ़ने का समय है, जो इस महामारी के कारण अब हम सब घरों में बंद हैं, आप स्कूल में नहीं आ सकते हैं, और हम आपको प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने खड़े होकर के जिस तरह से क्लास में पढ़ाते हैं उस तरह नहीं पढ़ा पा रहे हैं। हम भी बड़ी मुश्किल से ये चैप्टर इस तरह तैयार करते हैं, क्योंकि हमारा अभ्यास है जब आप सामने बैठे हो और आपसे इंटरेक्शन होता रहे, आपके हंसते मुस्कुराते और आपकी चुहलबाजियों वाले चेहरे को देखते रहे और आपसे बातचीत करते हुए आपको पढ़ाएं। लेकिन आप सबके लिए इस तरह के लेसन टीचर्स तैयार कर रहे हैं। अभिभावकों से निवेदन है कि बच्चों को प्रेरित करते रहें, पढ़ाते रहें, आप सभी घरों पे रहें और अपना ध्यान रखें। यथासंभव यदि हो सके, कोई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई जरूरतमंद हो जिसको आपकी सहायता की आवश्यकता हो, तो लॉकडाउन के नियमों को फॉलो करते हुए, सामाजिक दूरी का ध्यान रखते हुए ऐसे किसी जरूरतमंद की आप जरूर मदद करें। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हम सब मिलकर के जल्दी ही इस महामारी पर विजय पालेंगे और जल्दी ही एक बार फिर से वो कार्य प्रारंभ करेंगे जिस कार्य को करने का समय इस समय चल रहा था, लेकिन महामारी के कारण हम नहीं कर पा रहे हैं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें और विद्यालय के द्वारा जो भेजे जा रहे कार्य हैं उनको देखते रहें, पढ़ते रहें और निरंतर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।